हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, हाउ शुड अ टीचर सपोर्ट फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हु कम फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, यानी हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश करने वाले, यानी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन से हैं? कई लोगों के पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी जिनके दादा दादी या जिनकी पहली जनरेशन कभी स्कूल नहीं गई, वो पहले व्यक्ति हैं अपने घर से जो स्कूल जा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स, यानी आपके माता पिता अगर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए, तो आप हो गए फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। आपके माता पिता के केस में यदि आपके दादा दादी कभी स्कूल नहीं गए थे और वो पहले थे जो स्कूल गए, तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हो गए। अब इनको थोड़ी दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि माहौल पता ही नहीं घर वालों को पढ़ाई क्या होती है, कैसे हम उनको सपोर्ट करें। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से ऊपर से हैं, यानी ऐसा ग्रुप जो हाशिए पर है, जिसको समाज वैसे भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो और खतरनाक चीजें हो गई। वाइगॉस्की एवं पियाजे चचा, अच्छा दोनों ही हैं आप, बहुत बढ़िया, नमस्कार, आप आए बाहर आई। अब बच्चे आपके लिए जितने भी लोग हैं, आपके तो बच्चे ही समान होंगे, तो अब ये कर ही लेंगे क्लियर। कह रहे हैं, सर्वप्रथम आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, आपके द्वारा की जा रही मेहनत अतुलनीय है, आशा है कि इस बार मेरा सीटेट पास हो जाएगा। यार कैसी बातें कर दी प्याजे चचा और वाइगॉस्की चचा हैं, सीटेट पे अटके पड़े हैं, आपकी वजह से सीटेट चल रहा है। देखिएगा, अगर हम बात करें आस्क देम टू सीक प्राइवेट ट्यूशंस, ये दुनिया में कोई भी तरीका नहीं है कि आप ट्यूशन पढ़ने को कह दें बच्चे को। एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग, यानी उपयुक्त पाड़ या हेल्प देकर के, पाड़ या हिंट देकर के, हेल्प देकर के, स्कैफोल्डिंग देकर के कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दें। बच्चा ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे जैसे समाज ने उसे किया हुआ है। बात तो सही है। गिव देम अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्कशीट, सीधा जटिल वर्कशीट दे दो और घर पे करने को दे दो, बच्चे को वैसे ही वहां पे कोई हेल्प नहीं मिलेगी घर। इंड्यूस फियर ऑफ फेलियर, उनमें भर दो डर, डर पैदा करना अच्छी बात नहीं है, ये पॉजिटिव इमोशन नहीं है लर्निंग के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सरकार, ये क्या कहता है? द पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव का मतलब है सभी के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल डिस्पाइट एनी डिफरेंस, कोई भी वजह हो, किसी भी तरह के अंतर हो बच्चे में, हर बच्चा एक रेगुलर स्कूल में एक छत के नीचे सीख सकता है, ये कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है स्पेशल आइसोलेशन ऑफ लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। आइसोलेशन, सेग्रीगेशन, ये बिल्कुल ऑपोजिट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, आय भी नहीं आता इनमें, अलगाव नहीं कर सकते, विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को अलग स्कूलों में भेज दो, ऐसा नहीं है। एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में पढ़ाना है हर बच्चे को, ठीक है ना। गुरमीत, ये आप मुझे मेल कर दो या फिर करियर बिल्ड टीम को एक बार बताओ ये बात, इसका इनका स्क्रीनशॉट लो, ये वाला जो कमेंट है ना इसका। देवी जीवित हैं कि नहीं? यार हद हो गई है भाई, है क्या मिल रहा है इस फोन में? बाकी के 23 घंटे यूज कर लिया करो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका स्क्रीनशॉट एक बार हम टीम को बता देंगे अगर ऐसा है तो। देखिएगा, अगर हम बात करें, डी ऑप्शन कह रहे हैं 85% लोग, स्पेशल एजुकेशन ऑफ लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। भैया रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे के लिए रेगुलर एजुकेशन, स्पेशल नहीं। इंक्लूसिव का मतलब है नॉर्मल एजुकेशन सभी के लिए, स्पेशल नीड्स को फुलफिल करेंगे नॉर्मल क्लासरूम में, रेगुलर क्लासरूम में। सी ऑप्शन है टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स अप टू द ग्रेड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड्स, यानी विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। कंपैरिजन कर रहे हैं आप कि वो बच्चे जिनको कोई दिक्कत नहीं है उनके बराबर आ जाएं, अरे उनके अंदर अपनी क्षमताएं होंगी, हो सकता है उनसे आगे जाएं, हो सकता है वो अपने तरीके से चलें, तो कंपैरिजन क्यों करेंगे। डी ऑप्शन है टू एंश्योर दैट ऑल लर्नर्स हैव अ राइट टू गेट एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। ये वर्ड याद रखिएगा, जो एक सामान्य शिक्षण प्रणाली है वो सभी के लिए है, तो यह सुनिश्चित करना कि वो एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल में हर बच्चे के साथ बैठ करके सीख पाए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है आप सिस्टम में चेंज करते हैं, बच्चे में नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए है, सिस्टम बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, ठीक है। सिस्टम में चेंज करते हैं ना कि बच्चे में, ठीक। बच्चे को उसके अनुसार चलने देंगे या उसके हिसाब से डेवलप करेंगे, सिस्टम में चेंज होगा, क्योंकि सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, बनाया गया है। तो आंसर इसका डी हुआ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल, यानी समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है आपके पेपर में, 5 मार्क्स, और वही उसी के आसपास एक ही टॉपिक है, उसी के अराउंड क्वेश्चंस घूमते रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ना है। मैंने दिया हुआ है नोट्स में आपके, और आप मुझे मेरी तारीफ करते हैं, आप अपनी भी तारीफ कीजिए, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है एंटरटेनिंग वीडियोस, 1-1 मिनट की रील्स, शॉर्ट्स, ये सब देखना बहुत ईजी है। आप 1.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लासेस ले लेते हैं यहाँ आकर के, इतनी संख्या में, इतनी रात को, ठंड में,
पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, कोई गांव से, कोई कहीं और से, कोई ड्यूटी पे होता है रात को वहां से। इतनी जिम्मेदारियों के बाद तो आप भी अप्रिसिएशन के बराबर के हकदार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन, कि आप टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, सीटिंग अरेंजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, और क्या हो, बच्चों के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर बच्चा अलग है, रोबोट्स नहीं है वो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, ना अपनी क्षमताओं में, ना अपने इंटरेस्ट में, ना लर्निंग स्टाइल में। तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। रिजिडिटी नेगेटिव है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तब भी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? लचीलापन एक पॉजिटिव बात है। बी ऑप्शन है सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन तो बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। सेग्रीगेशन, अलगाव तो बिल्कुल गलत है अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की भाषा में बात करें कि बच्चों को अलग थलग कर दो, उस बच्चे को जिसको कोई भी दिक्कत है। स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल, स्टैंडर्ड नहीं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे बनाया हुआ करिकुलम। ठीक है, विभेदी अनुदेशन। डी ऑप्शन है प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स, सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन यानी जिससे वो कुछ काम धाम सीख लें। वोकेशनल एजुकेशन बैकवर्ड लर्नर्स को कई बार रिटायर्ड के केस में, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ वोकेशनल ही, बाकी भी तो साथ में सिखा सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, समझते हैं क्या लिखा है। डिसलेक्सिया के बारे में तो बात नहीं हो रही है कहीं? यस। What are the identifying characteristics of learners with dyslexia, यानी पठन वैफल्य या वैकल्य जिन विद्यार्थियों के हैं उनकी क्या पहचान होगी, उनके अंदर क्या लक्षण पाए जाएंगे, ये पूछा है। बोले वाली मैम की आवाज सुना दो एक बार। ओ फिरदौस रीजा, कमाल कर दिया मैम। सुपर चैट में मेरा शो तो हो तो नहीं रहा, एटलीस्ट चैट में ही आंसर दे दीजिए। आयशा खान, क्वेश्चन तो पूछा नहीं आपने। निशा मैम आप बहुत अच्छी हो। नम्रता द्विवेदी कह रही है गोलू मोलू क्यूट सी, ये लोग कुछ भी बोलें आप बुरा मत मानो। अरे यार आप लोग इसे इतना प्यार देते हो, अब इसके बाद भी इसको बुरा मानना है तो फिर क्या ही कर सकते हैं? हैं, छोटी बच्ची हो क्या? हैं, गोलू मोलू एकदम क्यूट सी, वाओ। अब हम इसको रात भर चढ़ाएंगे, या जिस दिन भी हमें मिलेगी इसे देखते ही गोलू मोलू क्यूट सी कहा करेंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें डिसलेक्सिया के बारे में तो क्या लक्षण है? पहला ऑप्शन है स्ट्रगल विद वर्ड रिकॉग्निशन, डिकोडिंग एंड स्पेलिंग, यानी शब्दों की पहचान। भाई शब्द को पहचानने में, मान ली 6 को 9 पढ़ेगा बच्चा, बी को डी पढ़ सकता है, उसको दिक्कत होती है पहचानने में कि 100 लिखा है कि वॉज लिखा है, डॉग लिखा है कि गॉड लिखा है। बात तो सही है। डिकोडिंग, डिकोड करने में, पढ़ के दिमाग में समझने में कि कहा क्या जा रहा है, और स्पेलिंग की भी मिस्टेक्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है, पढ़ने और लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है, स्पेशली रीडिंग से रिलेटेड डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया में लिखने से रिलेटेड होती है, डिस्फेजिया में भाषा को समझने और बोलने से रिलेटेड, डिस्प्रैक्सिया में चलने फिरने, टाई लगाने, बटन बंद करने, उन सब में। इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिविटी, ये याद रखिएगा एडीएचडी का लक्षण है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, की अटेंशन में कमी है इसलिए हाइपर एक्टिव है बच्चा, टिक के नहीं बैठ पाता। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिव यानी रचनात्मक, कुछ नया करने वाले बच्चों का गुण है। ये आपको पता चल जाना चाहिए किस कौन सा ऑप्शन किसके बारे में बात कर रहा है, तभी आप नंबर लेकर के आ पाएंगे और समझ पाएंगे। डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये डिस्प्रैक्सिया है। मोटर कंट्रोल, चलना फिरना, दौड़ना भागना और इस तरह की एक्टिविटीज। और अगर हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती, मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता। तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 समझिएगा, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, या प्रतिभाशाली बच्चों का कौन सा एक लक्षण नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? जिनका आईक्यू तेज है, जो जल्दी से सीखते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छा करने की क्षमता रखते हैं, उनको हम गिफ्टेड कहते हैं कि भैया ये तो गॉड गिफ्टेड है, कुछ अलग ही क्षमताएं इसके अंदर हैं। बात तो सही है, सही है या नहीं? बताइएगा।
देखिएगा, गिफ्टेड बच्चों के लक्षण, ए ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। ऐसे कैसे हो सकता है? परसिस्टेंट मास्टरी ओरिएंटेड बिहेवियर। भैया मास्टरी ओरिएंटेशन तो होती है इनमें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये नॉट पूछा यहाँ पे, ये नहीं पूछा कौन सा लक्षण है। हाईली सुपीरियर सोशल स्किल्स एंड मैच्योरिटी एज कंपेयर टू देयर पीयर्स, यानी समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल। देखो ये जरूरी बिल्कुल नहीं होता कि जो बच्चा गिफ्टेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, वो भाषा में भी बहुत अच्छा होगा, वो लोगों में घुलने मिलने में भी बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होता है कि खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ी हाई लेवल थिंकिंग होती है। बी ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है। ए कैसे सही हो जाएगा? मास्टरी ओरिएंटेशन होती है भाई इनमें, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। भाई इनका क्या करें हम मेरी शादी के अलावा और कुछ नहीं सोच पाते हो आप लोग? पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं पतिदेव के साथ भी फिर आप, आपकी शादी होगी तो सीडीपी में बात करेंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही जीवन का हिस्सा है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए भला ही है कि ना सोचा जाए शादी के विषय में, पढ़ लिया जाए, क्योंकि यही बातें करनी है तो आप ही से कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन प्लांट्स a teacher noticed that several students have misconceptions related to this concept. In this context the teacher should, यानी पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना को संबंध में भ्रांतियां हैं, यानी पौधों के विषय में भ्रांतियां हैं। तो आप कैसे डील करेंगे इस चीज को? फर्स्ट ऑप्शन है, हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर मिसकॉन्सेप्शंस एंड रिकंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिफाई करो गैप को जहां प्रॉब्लम है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सही है, फिर भी देख लेते हैं कोई इससे अच्छा भी हो सकता है ऑप्शन। पनिश द चिल्ड्रन, पनिशमेंट का तो मतलब ही नहीं है, ये तो हट गया। पॉइंट आउट करेंगे मिसकॉन्सेप्शन को, पॉइंट आउट स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं, उनको थोड़ा टाइम देंगे। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं, लेबल करेंगे नहीं, ये तो इजी है, सारे नेगेटिव हैं, एक ही पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22। 22वां सवाल वही एक कथन है और एक उसका कारण है। देखिएगा कथन कहता है, असर्शन टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स। फटाफट से समझिएगा और बताइएगा। बताइए। ए कह रहे हैं 56% लोग। चलिए समझते हैं। देखिएगा ये देखो अंजलि कैसी बातें कर रही है, कह रही है शादी के बाद भी पढ़ाएंगे। नहीं, जीना छोड़ दें, शादी के बाद पढ़ाएंगे क्यों? काम थोड़ी करेंगे, रोटी थोड़ी खानी है अपनी, है ऐसे ही बैंड बजा रहे हैं अपनी 6 साल से, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि शादी के बाद पढ़ाना बंद कर दें। कमाल नहीं कर दिए आप। इसीलिए तो देखिएगा कथन की अगर हम बात करें और तर्क की बात करें तो टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स आर टीचर ब्रिंग्स सेवरल न्यूज़पेपर्स मेंशनिंग द सेम न्यूज एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्कस इट इन ग्रुप्स, यानी बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अलग अलग पक्ष से सोच पाए। इसके लिए एक टीचर क्या करते हैं, सेम टॉपिक है, मान लीजिए कोई न्यूज आई है और उस पर अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स लेकर के आ रही हैं कि भैया इनको पढ़ो, क्योंकि हर एक न्यूज आर्टिकल अलग अलग पक्ष से लिखा गया होगा, अलग अलग नैरेटिव उसमें होगा, तो बच्चे सारे पॉइंट ऑफ व्यू देख पाएंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। बात तो सही है। रीजन तर्क क्या है, टेक्स्ट बुक कैन बी द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इन अ मिडिल ग्रेड, यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक ही एकमात्र साधन है, जबकि टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्स है, एकमात्र रिसोर्स नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ये बात तो फिर गलत हो जाती, न्यूज आर्टिकल की क्या जरूरत थी, सब कुछ टेक्स्ट बुक से ही सिखा देंगे। तो ट्रू फर्स्ट है लेकिन सेकंड फॉल्स है, तो बोथ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 23। आप मिडिल स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल वही मतलब 6th to 8th वाली स्थिति होगी, बताइए कौन सी एक बात सही है, फटाफट से बताइएगा। सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। देखिए आप मिडिल स्कूल टीचर यानी माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को शुड पॉइंट आउट द एरर, पॉइंट आउट नहीं करना होता एरर को, उनको मौका देना होता है और फिर तरीके से समझना होता है। पॉइंट आउट का मतलब हो गया आप सीधा किसी पे उंगली ही उठा रहे हैं, वही वाली बात है। अपेयरिंग में मेरा लास्ट सीटेट क्लियर था, डीएलएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सीटेट की फॉर्म भरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है औरंगजेब चलेगा।
डेट थोड़ी चेक करें फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आया था, बताओ। सेकेंड ईयर में थे ना, बात खत्म। टेल अबाउट द एरर द लर्नर हैज मेड टू द एंटायर क्लास टू ह्यूमिलिएट हर, बच्चे का मजाक उड़ाओ सबके सामने, खराब बात है। सी ऑप्शन है गिव लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज टू आइडेंटिफाई देयर ओन एरर्स एंड वर्क अपॉन देम, यानी विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए जिससे वो अपनी त्रुटियों की पहचान स्वयं कर सकें। बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन क्या कहता है, देखिएगा डी ऑप्शन कहता है शेम द लर्नर्स, उनको शर्मिंदा कर दो गलती करने पे। भाई गलती सबसे होती है, जो भी सीखता है उससे गलती हो सकती है, इसमें शर्म की क्या बात है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है, ये कहता है शुड कंपटीशन बी यूज्ड एज अ मोटिवेटर टू एनहेंस लर्निंग, यानी प्रतिस्पर्धा को मोटिवेटर की तरह यूज करो। ये बहुत ही सस्ती बात हो जाएगी, अपने आप में हल्की बात हो जाएगी, इस बात में कोई दम नहीं है। अगर कोई कंपटीशन को देख के मोटिवेट होता भी है तो मोटिवेट होने के लिए कंपटीशन सेंटर नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत मोटिवेशन अगर किसी को मिल भी रहा है तो वो हमारी समाज की इस तरह की कंडीशनिंग है, और ये मोटिवेट करने का एकमात्र तरीका नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना। और कई बार कुछ ही बच्चे होंगे जो मोटिवेट होते होंगे कंपटीशन को देख के, बहुत सारे बच्चे या तो अपने आप को पीछे मान लेते हैं या वो कॉम्पीट करना ही छोड़ देते हैं कि मैं तो पीछे ही हूं। तो कंपटीशन जो है वो अच्छा तरीका मोटिवेशन का नहीं है, ऊपर से एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा ये, तो यस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नो ठीक है, यस तो हो ही नहीं सकता, जहां जहां यस है तो बी या डी ही सही होगा। इट क्रिएट्स अ नेगेटिव ईथॉस इन क्लासरूम थ्रू अननेसेसरी सोशल कंपैरिजंस बेस्ड ऑन एबिलिटी, यानी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को अधिगम को बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलेगा। माहौल जो है, ईथॉस जो है, एनर्जी जो है वो नेगेटिव क्रिएट होगी। क्षमता के आधार पे अनावश्यक सामाजिक तुलना हो जाएगी, फलाने की बेटी को देखो, ढिकाने के बेटे को देखो, ये करो वो करो, ये ओवर हो जाएगा। इससे आपकी असली जो ओरिजिनलिटी है वो डिसरप्ट हो जाएगी। बात तो सही है। फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं। नो इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड, ये तो और खतरनाक बात कह दी इन्होंने। कंपैरिजन किसी के लिए यूज नहीं करना, बच्चों को खुद से कंपेयर करना है, लोगों से नहीं। बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मेटाकॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। मेटाकॉग्निटिव कैपेबिलिटीज यानी निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। परासंज्ञानात्मक, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। आपने कुछ किया तो उस पर आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो स्टेप्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, तो इसमें तो कॉग्निटिव एबिलिटीज लगती हैं जब आप स्टेप प्लान कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन स्ट्रेटजीज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि आपने जिन तरीकों से सॉल्व किया या जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस पर आप रिफ्लेक्ट करें कि यार कुछ गलती तो नहीं है इस चीज में, इसको और कैसे बेहतर बनाऊं। ये बात सही है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग हो जाएगा यहाँ, कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉग्निटिव एबिलिटीज लगाई होंगी, थिंकिंग एबिलिटीज लगाई होंगी किसी समस्या के समाधान में, अब उसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, इस थिंकिंग के बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो ये मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान है। रिपीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, रिकॉल करना, ये अपने आप में नेगेटिव है, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, देखिएगा क्या कहता है ये कहता है टीचर्स मस्ट बिल्ड स्टूडेंट्स कैपेसिटीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दें, यानी वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, अलग अलग जगह जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उसको समस्या समाधान करता होना चाहिए। यदि आप क्वेश्चनिंग ही डिस्करेज करेंगे कि वो क्वेश्चन पूछना, पूछताछ को आपने हतोत्साहित कर दिया, तो बच्चा फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा जब क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चनिंग से ही तो हमें अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस बेहतर होती है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। हम एसी ऑफ कर देते हैं, निशा को ठंड लग गई होगी। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, प्रोहिबिटिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, ये भी नेगेटिव है कि आप एनालॉजी के यूज को प्रोहिबिट करें, आपको प्रमोट करना है। एनालॉजी का मतलब होता है आप एक समानताएं बताएं किसी चीज में, तो इससे भी हेल्प मिलती है कि उसने वो प्रॉब्लम 10 साल पहले ऐसे सॉल्व की थी, इसमें भी ये कुछ कॉमन चीजें उसका यूज कर सकते हो, ये एनालॉजी है। फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग ऑल द सॉल्यूशंस टू अवॉइड चैलेंजेस, अगर आप ही बच्चे को पहले से ही चैलेंजेस परोस देंगे तो वो अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं, कहां से प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, और आप तो हमेशा रहेंगे नहीं। ये वही माँ बाप हैं जो बच्चों को बैसाखियां दे देते हैं कि तुमको चलना सीखना ही नहीं है, तुम तो ये हम स्कैफोल्डिंग छोड़ दो, हम दे रहे हैं टेम्परेरी परमानेंट हेल्प, कि हम हैं, तुम तो बच्चे ही रहोगे हमेशा, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या जरूरत, तो ये भी नेगेटिव है। प्रमोटिंग आर्टिकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के लिए सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करेंगे आप, बढ़ावा देंगे आप। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा एक बार, इन अ क्लासरूम बिल्ट ऑन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में
सामाजिक रचनावादी यानी बच्चे ग्रुप में सीख रहे होंगे, वाइगॉस्की को याद कर लिया करो। पैसिवली तो कभी नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही कंस्ट्रक्शन है, एक्टिव होना है, पैसिव तो नहीं होंगे। मटेरियल सिर्फ डिस्प्ले के लिए होगा नहीं भैया, बच्चे को एक्टिव रखना पड़ेगा, जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वो किसी काम का नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म में। सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, हाँ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और बच्चा एक्टिव है, लचीलापन है। डी ऑप्शन, असेसमेंट इज अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी फ्रॉम लर्निंग, नहीं, इंक्लूडेड होना चाहिए, आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा होना चाहिए, ना कि अलग से असेसमेंट टेस्ट का डर बच्चे में भय नहीं पैदा कर रहे हैं। रचनात्मक आकलन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा और फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात होगी रचनात्मक आकलन की। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 2 और क्वेश्चन है इसके बाद, फिर आप फ्री हैं, अपने घर जा सकते हैं आप, या अपने घर आप पहले से ही हैं। जिशान शेख, ठीक है जी, बहुत बढ़िया यार। आज तो आप, क्योंकि हमारी क्लास वैसे भी हम लोग लेट तक चलती है, 10:30 पौने 11 बजे जाते हैं, कई लोगों के 10 बजे के बाद तो सोने का समय हो जाता है लोगों का, और आप पूरी 30,000 की संख्या में बने हुए हैं, कमाल कर दिया आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड एनहेंस मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो वो अर्थपूर्ण अधिगम को, अर्थपूर्ण क्या होगा, जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, जिसका कोई मीनिंग हो। एंड एनकरेज लर्नर्स टू टेक चैलेंजिंग टास्क, यानी जो मुश्किल टास्क हैं, जिनमें चैलेंजिंग आपको फील हो रहा हो, जिनमें चुनौतियां महसूस हो रही हो, उन टास्क को करना और मीनिंगफुल लर्निंग कर पाना। ये किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है टीचर्स पॉजिटिव बिलीव्स इन द एबिलिटी ऑफ लर्नर्स, यानी शिक्षक का ये मानना है कि बच्चों की क्षमताओं में आप पॉजिटिवली बिलीव करते हैं कि यार तुम कर सकते हो। बिल्कुल, जो टीचर्स के बिलीव्स हैं वो बिल्कुल लर्निंग को प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा। हाईली कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, नेगेटिव है, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना। ऐसा एनवायरमेंट जहां शेम, बच्चों को शर्मिंदा करें परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तुम्हारे इतने % आए हैं, डर पैदा करें उनमें, नहीं। ऑफर मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स, ये भी नहीं। तो एक ही पॉजिटिव है जहां बच्चा एक्टिव होगा कि टीचर का जो है वो पॉजिटिव विश्वास है बच्चों की क्षमताओं में कि तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, हल्का सा क्वेश्चन है, तो लड्डू क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इमोशन वुड डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग, यानी कौन सा संवेग, कौन सा इमोशन जो है वो हतोत्साहित करेगा बच्चों के सीखने को, बताइएगा फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। सिंपल है ये, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा, यानी बढ़ावा नहीं देगा इमोशंस आपके। अगर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, तो आप करेंगे यार, अच्छा काम करेंगे। जॉय, अगर आप आनंद लेते हैं किसी काम को करने में या आनंदित हैं अंदर से। उम्मीद अगर आपको है, होप है। बोर्डम अगर है तो फिर आप मेहनत ही नहीं करेंगे। बोरियत से लर्निंग प्रभावित नहीं होती, सो जाते हैं लोग क्लासरूम में, मजा नहीं आता उनको, ठीक। इंटरेस्ट पैदा हुआ रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है ये। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो बता दीजिएगा। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, यानी यदि बच्चे आपकी कक्षा में, आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, देन यू विल, क्या करेंगे आप एज अ टीचर? यदि बच्चे आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो सीखेंगे नहीं। अदरवाइज ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, आप वहां से पढ़ लेते, क्या जरूरत थी इतनी रात को हम जुड़े हुए हैं? क्योंकि इंटरेस्ट बन पा रहा है, और टीचर का ये बहुत बड़ा काम है कि वो इंटरेस्ट पैदा करने दे, सीखने में, सीख जाएंगे फिर बच्चे। देखिएगा मैम, अभी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपसे पढ़कर लास्ट ईयर सीटेट में फर्स्ट 106, सेकंड में 82, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, क्या मैं केवीएस टीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल भावना, आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आप एससी कैटेगरी से यदि हैं 82 पे कोई दिक्कत नहीं है, और फर्स्ट पार्ट में 106 हैं ही आपके, बिल्कुल दोनों के लिए एलिजिबल हो गए आप। बताइएगा एक बार, यदि छात्र इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे? इग्नोर कर देंगे उनको और पढ़ाते रहेंगे, तो भैया वो बच्चों का तो भला हो ही नहीं पाया फिर। लीव द क्लास एंड कंप्लेन टू देयर पेरेंट्स, ये भागने वाली बात हो गई, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। पनिश करेंगे, दंड तो देना ही नहीं है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कर रहा है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो मुर्गा बनाना, नो मुर्गी बनाना। रिफ्लेक्ट अपॉन योर टीचिंग मेथड्स एंड विल ट्राई ऑल्टरनेटिव मेथड्स, यानी आप जो पढ़ा रहे हैं, जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे और वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करेंगे। पढ़ाने का कोई एक तरीका तो है नहीं, आप इतने सारे टीचर्स हैं, किसी को किसी समझ में आता है, किसी को किसी समझ में आता है, क्या है? ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ टीचिंग है। दूसरा, अपने ही मेथड पे रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि यार कहीं मेरे मेथड में कोई कमी तो नहीं जिसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा, बच्चों को बोर हो रहे हैं, मैं क्या चेंज कर सकता हूं या कर सकती हूँ? ज्यादा पिक्चर्स का यूज करूं, ज्यादा एक्टिविटीज कराऊं, बच्चों के साथ हंसी मजाक करूं, उनका इंटरेस्ट पैदा करूं उस टॉपिक पे, क्या? तो ये हुआ रिफ्लेक्ट करना। आप हमेशा अपने अंदर कमियां निकालते हैं, ना कि बच्चों में या दुनिया में।